आधा वर्ष है। नाजरीन, साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र की सियासत में एक नई तब्दीली आई थी। भारी बहुजन महासंघ के कायद एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने लोकसभा इलेक्शन से पहले एक नई पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम से तश्कील दी और उस इलेक्शन में एमआईएम के साथ में उन्होंने समझौता किया और लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किया। आज वंचित बहुजन समाज पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, जिन्हें के औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है, फारूक अहमद साहब आज हमारे मेहमान हैं। आज हम उनसे महाराष्ट्र की सियासत, इस मुल्क की सियासत और औरंगाबाद की सियासत पर बात करेंगे। सबसे पहले फारूक अहमद साहब, आपका MCN न्यूज़ चैनल पर हम इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया आपका बहुत। 2019 इलेक्शन से पहले बहुजन महासंघ को कन्वर्ट किया बाबा साहब आपके प्रकाश अंबेडकर जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी में, तो ये कन्वर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, पहली एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मोहतरम प्रकाश अंबेडकर साहब ने तकरीबन 35-40 साल पहले भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, जब उन्होंने भारीप को दिगर बहुजन वर्ग के जो तबके हैं, जो बिरादरियां हैं, उनको जोड़कर एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो काफ़ी कामयाब भी रहा और तब कई सीटें भी चुनकर आई थी और तकरीबन 30-40 सीटें ऐसी थी जो मामूली 200-300 के फासले से हारे थे। अब जो हालात बने एक लंबे अरसे के बाद मुल्क में, तो ये एक फैक्ट हमको कबूल करना पड़ेगा, एक हकीकत हमको कबूल करनी पड़ेगी कि आज सियासी तौर पर सियासत में छुआछूत का जैसा मामला पहले समाजी लेवल पे हुआ करता था, अब वो सियासी तौर पे होने लगा है कि आपका मज़हब क्या है देखकर आपको टिकट देना है कि नहीं देना है। ये सियासी पार्टियां, जो सरमायादार सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने आपके मज़हब के बिना पर आपको टिकट देना है कि नहीं देना है, ये पॉलिसी बना ली है और ये तबका लगा दिया कि आप चुन के नहीं आ सकते। उसी तरह यानी जो तकलीफ़ से मुसलमान पिछले 40-50 सालों से गुजर रहा है, इसी तरह से जो छोटी छोटी जातियां हैं OBC के अंदर, फिर चाहे वो धनगर हो, माली हो या जो उससे भी ज़्यादा छोटी छोटी जातियां, माली समाज को तो भी एक हद तक कुछ न कुछ तो भी उसकी नोटिस तो ली गई, लेकिन जो दिगर तबके हैं उन तबकों को अछूत बना दिया गया है। उनके और मुसलमानों के सियासी किरदार एक जैसे बना दिए गए हैं। अब उनको बोला जाता है जैसे कि एक न्हावी समाज है, वडार समाज है, उनकी महाराष्ट्र में पॉपुलेशन लाखों में है, लेकिन किसी एक विधानसभा या लोकसभा में वो मुट्ठी भर होते हैं तादाद में, तो उनको तुम्हारे ज़ात की यहाँ वोटिंग नहीं है, तुमको हम टिकट नहीं दे सकते। तो जितने तबकों को सियासी तौर पर अछूत बनाया गया था, उन सभी तबकों को साथ में लेकर भारीप ने अलायंस किया था। तो मोहतरम प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित नाम से कोई पार्टी अलग शुरू नहीं की, ये वंचित बहुजनों का, वंचित यानी जो महरूम तबके हैं, उन महरूम तबकों का एक अलायंस बनाया था, जिसमें अलग अलग टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी, इन सब को साथ में लेके वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन थे, इसमें तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने, जैसे कि आप बतला रहे हैं कि माली समाज है, कोली समाज है और जो अदर बैकवर्ड क्लास का जो तबका था वो इनके साथ में जुड़ गया था। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये भी देखने को आया है कि बहुत बड़ा वोट बैंक आपके पास में आया था, लेकिन उसके बावजूद तो जितनी कामयाबी आपको लोकसभा में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। उसकी वजह क्या है? देखिए, कोई भी तजुर्बा जो होता है वो पहले तजुर्बे में कामयाबी मिलती नहीं है, चाहे साइंस हो या तो फिर वो समाजी सोशल हो। तो सोशियो और साइंस दोनों में भी कई तजुर्बे करने के बाद कामयाबी मिलती है। अब ये जो तजुर्बा किया गया था, इस तजुर्बे में जो RSS की सोच और विचारधारा को बढ़ाने का काम है, वो जैसे भाजपा करती आई है, सेना भाजपा ने जैसे किया, उसी तरह से मुसलमानों को और दिगर OBC को सियासी अछूत बनाने का काम भाजपा ने किया क्या पहले?
तो वही कांग्रेस ने किया जिस कांग्रेस ने पहले जनरल इलेक्शन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी उनके मुकामी लोकसभा से टिकट नहीं दिया था और उनको कहा था कि वहाँ मुसलमान कम है, आप लखनऊ से ठहरिए। तो ये कांग्रेस के अंदर जो एक सोच थी, ये सोच वही जहरीली सोच है जो समाज को जाति और मज़हब में बांटने का काम करती है। और इसी कांग्रेस राष्ट्रवादी ने ही मुसलमानों को और दीगर ओबीसी तबकों को सियासी अछूत बनाया है। और जब सारे अछूत मिलकर एक बगावत करते हुए एक पार्टी या एक ऑप्शन या एक आघाड़ी बना रहे हैं, तो कांग्रेस राष्ट्रवादी को ये डाइजेस्ट होगा नहीं। वो हमारे हिस्से की जितनी सीटें थी वो देने को तैयार नहीं अलायंस के लिए। और जब ये खड़ा रहा तो उन्होंने ये प्रोपोगंडा किया कि ये शिवसेना की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है। और अब आप देखिए उसी शिवसेना को साथ में लेकर ये सरकार बनाते हैं और उसी बीजेपी के सरकार को हर बिल पास करने के लिए राज्यसभा में मदद करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तब बी टीम वंचित ठहराई जाती है। तो ये एक मुसलमानों में ओबीसी के बड़े तबकों में भटकाने का काम, उनका जहन भटकाने का, गुमराह करने का काम ये पार्टियों ने किया। उसका थोड़ा असर होने की वजह से आप देखो कई बार मार्जिन वोटों से कई हमारी सीटें गई हैं। अगर ये पूरे पिछड़े तबके एकजुट होकर पहले ही तजुर्बे में करते तो एक इनकलाबी इंतखाबात वो साबित हो सकते थे। इसलिए मुझे लगता है कि तजुर्बों को थोड़ा वक्त लगता है और इंशाल्लाह अभी आने वाले दौर में आपने कहा था क्यों आज भी सभी पिछड़े हुए तबके माननीय बाड़ा साहब के पीछे बड़ी ताकत से खड़े हुए हैं। नहीं, आपके वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जो है तो पूरे पसमानदा तबकात साथ में खड़े हैं। हाँ। ये इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस और एनसीपी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ है, इन लोगों ने पिछले 70 सालों में जिस तरीके से पसमानदा तबकात को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको जो है तो वक्त पर कुछ ना देना, इसी वजह से जो है तो लोकसभा इलेक्शन के अंदर आपको जो है तो उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले। जो वोट आप परसेंटेज ऑफ वोट देखेंगे, ठीक है, भले ही आपको जो है तो सीटें नहीं मिली, लेकिन आपका जो है तो परसेंटेज ऑफ वोट जो है तो काफ़ी ज़्यादा था। और अगर यही तजुर्बा अगर आप विधानसभा में भी आजमाते तो शायद आपको कामयाबी मिलती। लेकिन विधानसभा में आपका एमआईएम के साथ में जो है तो जो गठबंधन था वो टूट गया। असेंबली इलेक्शन में उसके टूटने की वजह क्या थी? देखिए, पहले तो एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मोहतरम बाड़ा साहब अम्बेडकर ने साथ में लिया क्यों था जी। सबसे पहले तो साथ में क्यों लिया गया था जी। तो लोकसभा के चुनाव के जस्ट पहले जब कांग्रेस के साथ में डायलॉग की इब्तिदा थी और तभी जब मजलिस को साथ लिए तो कांग्रेस ने यह प्रोपोगंडा किया कि प्रकाश अंबेडकर साहब जातिवादी पार्टी के साथ चले गए, एमआईएम के साथ गए, इसलिए अब हमारी बातचीत नहीं होगी, वो एमआईएम को दूर करेंगे तो हम डायलॉग में आएंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि एमआईएम को साथ में लेने के पीछे प्रकाश अंबेडकर साहब का मकसद क्या था। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से धनगर समाज में काम करने वाली जो पार्टियां थी, जैसे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नाम से अन्ना राव की एक पार्टी है जो लातूर के मुकामी है, तो उनको ऐसी पार्टियों को साथ लिया, उस समाज की रहनुमाई करने वाली पार्टियों को साथ में लिया। अब मुसलमानों से अलायंस करना है तो फिर बाड़ा साहब को लगा मुसलमानों में काम करने वाली जो सियासी जमातें हैं उनको साथ लेना पड़ेगा। और जाहिर है कि उस दौर तक मजलिस ने नांदेड़ में 11 सीटें जीती थी, फिर यहाँ पर भी कॉरपोरेशन में और एमएलए की सीट जीती हुई थी। तो बाड़ा साहब को लगा कि मुसलमानों का पॉलिटिकलाइजेशन होना चाहिए। जिस तरह हम धनगर पार्टियों के साथ लेकर उस समाज के इशू को एक सियासी किरदार अदा कर रहे हैं, वैसे मुसलमानों का भी सियासतीकरण होना चाहिए, उनका भी सियासी किरदार उभरना चाहिए। तो उनको साथ में लेने के पीछे वही मकसद था कि मुसलमानों की भी जो रहनुमाई करने का काम कर रहे हैं ऐसे सब तबकों को साथ में लेना है, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी को बढ़ाने के मकसद से साथ लिया गया था। अब विधानसभा में युति क्यों नहीं रही, तो मैं आपको ये बात और बताऊं कि जिस तरह लोकसभा में मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा के इलेक्शन में बहुत मेहनत करके कई 8-9 लोकसभाओं में उन्होंने आवाम को झंझोड़ने का काम किया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि तुमको एक नई इब्तिदा के लिए इस अलायंस के पीछे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि मेरे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत को कबूल करो, ये संविधान निर्माता की विरासत को बढ़ाने वाले प्रकाश अंबेडकर साहब ही आज हमारी कौम को, पिछड़े तबकों को दस्तूर के मुताबिक इनकी ये करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बैरिस्टर ओवैसी साहब की उस अपील को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। हमने देखा कि औरंगाबाद के अलावा
और कहीं पे भी वंचित के जो कैंडिडेट रहे हैं उनके पीछे मुसलमानों ने जिस तरीके से साथ ठहरना चाहिए था बदकिस्मती से नहीं ठहर पाए, क्योंकि कैसा है कि मुसलमान भी इतने तजुर्बों में धोखा खाया हुआ है कि लोग चाय के जले हुए होते हैं और मुसलमान छाछ का जला हुआ है, तो बहुत जल्दी एतबार करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लेते हैं मुसलमान, तो उस वक्त नहीं कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी विधानसभा में ये अलायंस को जारी रखने की पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन जो सीटें मांगी गई थी, देखिए खान साहब, एक बात है कि महाराष्ट्र में हमारे जो आबादी है वो 10-12% के आसपास रहती है और 288 सीटों में हमको अपने आबादी के मुताबिक भी किसी सियासी पार्टी ने सीटें नहीं दी। कोई ऐसा अलायंस या पार्टी जो महाराष्ट्र में पूरी सीटें लड़ाती हो, आज तक के तारीख में किसी ने भी 20-22 के ऊपर हमको सीटें नहीं दी है, वो भी एक पार्टी ने नहीं दी है। तो कांग्रेस राष्ट्रवादी दोनों मिलकर उन्होंने अभी तक 14 से ज़्यादा सीटें हमको नहीं दी है। तो ये अलायंस ऐसा था जिसमें प्रकाश अंबेडकर साहब की ये मंशा थी कि वंचित भारिप के अंदर मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार रहा हुआ है कि एमआईएम को साथ लेने से पहले बुल्ढाना ज़िले में एक जगह नगराध्यक्ष मुस्लिम औरत है, कई जगह पे मुसलमानों को नगराध्यक्ष जिला परिषद में वगैरह बाड़ा साहब ने मौके दिए हुए हैं। तो जो भारिप का खुद का मुसलमान है, जो मेंबर है, उसको भी कुछ सीटें देनी है और मजलिस के बिहाफ में भी कुछ सीटें देनी है। तो बाड़ा साहब का एक अंदाज़ा था कि भाई अपन एक 40 मुसलमानों को अलायंस के साथ में टिकट देंगे जिसमें तकरीबन कुछ सीटें एमआईएम की तरफ से रहे और कुछ भारिप के, ये बेसिक आइडिया था। लेकिन जब मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने 100 सीटों की डिमांड प्रेस के माध्यम से की, अब अलायंस अपना है, लोकसभा में हम साथ रहे, लोकसभा में वंचित की मदद भी बहुत रही है और उनके मदद के बिना वो सीट को निकालना उतना मुमकिन नहीं था, ये बात सब कबूल करते हैं। हाल ही में कारगुजार सदर मोहतरम डॉक्टर खादरी साहब का 2 दिन पहले एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी मोहतरम प्रकाश अंबेडकर साहब की रही है, उस वजह उनके बिना वो सीट नहीं जीत सकते थे। जब ये वंचित तबकों का कंट्रीब्यूशन रहा है तो उनका जो रवैया रहा कि प्रेस में आकर हम सीटों का डायलॉग क्यों करें, तो ये सब बैरिस्टर साहब देख रहे थे, बाड़ा साहब देख रहे थे, आपस में हो जाता। मीडिया में ये इशू आ गया है, लेकिन आया भी तो 100 सीटें हैं, फिर 80-78 सीटें हैं, फिर ऐसे करते करते खुद डॉक्टर खादरी साहब ने कहा कि हम 40 सीटें आखिरी में मांग रहे थे, लेकिन 40 सीटों को नकारा नहीं गया था, वो मिल सकती थी। लेकिन उजलत से अलायंस से बाहर आ जाने का जो फैसला रहा, बदकिस्मती से वो मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब के उजलत से वो फैसला होने की वजह से थोड़ी जल्दबाजी हुई, वरना बैरिस्टर साहब अपने तौर पे टैकल कर रहे थे उस इशू को। नहीं, उस वक्त तो जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से और डॉक्टर गफ़ार खादरी साहब की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आ रहे थे, जैसे आप बतला रहे कि भाई मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है 12%, उस हिसाब से जो है उन्होंने सीटें मांगनी चाहिए थी। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कायदीन हैं उनका ये कहना है कि हमारी ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि हमारे साथ में भी जो है तो वंचित बहुजन के कई लोग हैं, हमारे साथ में माली समाज भी है, हमारे साथ में क्रिश्चियन भी है, और वो उन ज़ात के लोगों को, उन जैसे क्रिश्चियन को, माली समाज को भी टिकट देना चाहते थे। तो अगर उस वक्त जो तो मिल बैठकर ये जो तो फैसला किया जाता तो शायद महाराष्ट्र की सियासत में और एक नई तब्दीली आई हो। देखिए, अभी पार्टी का नाम क्या है बताइए आप मुझे, इत्तेहादुल मुस्लिमीन है कि इत्तेहादुल बहुजन है? अब पहले इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मुसलमानों में तो इत्तेहाद कर लें, और फिर क्योंकि आज मुसलमान कांग्रेस में बटा है, एनसीपी में बटा है, मजलिस में बटा है, मुख्तलिफ पार्टियों में बटा है, मुसलमान सिर्फ मुसलमान ही नहीं बटा है। देखिए, हर तबके का, हर समाज का फर्ज जो है तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में बटा हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ की रूल करती हुई जो जमातें होती है ना हर रियासत में, खाजी साहब, महाराष्ट्र का मराठा हो या गुजरात का पाटीदार हो या हरियाणा का जाट हो, ये सारे तबके जो होते हैं ना, ये सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के साथ रहते हैं हर वक्त में, वो बटते नहीं है, इसीलिए वो सियासत में कामयाब होते हैं। हमने तो ये देखा है कि एक घर का एक भाई एक पार्टी में, एक भाई दूसरी पार्टी में है। तो वही तो है अभी कि यहाँ पर जब तक ये इत्तेहाद हमको इस तौर पे कि सिर्फ एक मज़हब का नहीं तो तमाम पिछड़ों का इत्तेहाद नहीं होगा, तब तक इनकलाबी नतीजे भी नहीं आएंगे। और हमको अगर नतीजों में तब्दीली, अब आमतौर पे लोग रिज़ल्ट के दिन बहुत मायूस होते हैं खाजी साहब कि नतीजे अच्छे नहीं आए। अरे नतीजे अच्छे कब आएंगे? जब चुनाव अच्छे होंगे, अच्छे लोग सियासत में आएंगे, अच्छे लोगों को अच्छे लोग वोट करना चालू करेंगे। आपकी जितनी वीआईपी बस्तियां हैं, वोटिंग के दिन तो वो सब छुट्टी पे जाते हैं, छुट्टी पर जाते हैं, वो खुद वोट नहीं दें, और फिर रिजल्ट के दिन सबसे ज़्यादा यही इंटेलेक्चुअल तबका बोलता है कि नतीजे अच्छे नहीं आए। अरे जब अच्छे लोग वोट नहीं डालेंगे, अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो नतीजे अच्छे नहीं आते हैं।
नहीं, वो तो हर एक की जिम्मेदारी है भाई, जो अच्छे लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, उनसे पूछ होगी कि उन लोगों ने जो है तो यहाँ क्यों नहीं आए या जी, जी, वोटिंग जी। क्यों नहीं की। वोट हर एक का हक है और उसे वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए हर एक को। दूसरा सवाल ये है कि अभी जो है तो बिहार के इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, जी। तो आपकी वंचित बहुजन आघाड़ी बिहार के इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी? और हाँ, अगर इंशाल्लाह। हिस्सा ले रही है जी, तो वहाँ किसके साथ अलायंस करेगी? क्योंकि जी, वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जो है तो इलेक्शन जी। कंटेस्ट करने जा रही है, तो क्या वहाँ महाराष्ट्र का लोकसभा का तजुर्बा आप दोहराएंगे? जी, पहली चीज़ तो ये देखिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी नेशनल इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, यानी यह रियासती पार्टी नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी नेशनल पार्टी है और बिहार में चुनाव लड़ा रही है, क्योंकि इससे पहले माजी में पिछले 3 टर्म से वहाँ पर माननीय बाला साहब अम्बेडकर हर विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी लेते आए हैं वहाँ पर। लेकिन हमने खुद के कैंडिडेट देने के बजाय वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जो भी रहा, यानी लास्ट इलेक्शन में लालू जी का जो अलायंस था महागठबंधन का, उसको बाला साहब का सपोर्ट रहा और एक्टिवली उन्होंने बिहार में रहकर उस चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया, कैंपेनिंग की थी और लालू प्रसाद यादव को ताकत देने का तब तजुर्बा किया था उस अलायंस को, ताकि वो बीजेपी को हरा सकें। तो बाला साहब का वहाँ पे पहले से होने से जाहिर बात है, अब नेशनल पार्टी है तो नेशनल लेवल पर नेशनल पार्टी का रिकग्निशन लेना है तो आपको 4-5 रियासतों में अपना वोट बैंक बनाना ज़रूरी है, अपनी पहचान बनाना ज़रूरी है। और अब बाला साहब ने फैसला लिया है कि हम इस बार वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। जैसा आपने बताया अलायंस का, तो वहाँ पर जो भाजपा को हराने के लिए एक नए ऑप्शन की, नए तजुर्बे की ज़रूरत है। ऐसे जितने भी तबके हैं उनको एक होना चाहिए। और मोहतरम बाला साहब ने वीडियो अपील करके पिछले हफ्ते में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी अपील की है, कहा है मजलिस को भी कि अगर हम महाराष्ट्र में जो नहीं कर पाए या जो नहीं हो पाया हम बिहार में करते हैं, आप आइए साथ में मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की 13-14% आबादी है और 15% के आसपास, और 17-18% जो है वो पिछड़े तबके हैं, और कुछ अगर आदिवासी तबके मिलाएं तो हम पिछड़े तबके 40% के ऊपर जा सकते हैं। और 40% की आबादी ये बहुत असरदार रहेगी वहाँ बीजेपी को रोकने के लिए। हमने अपनी तरफ से पहल की है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने और पप्पू यादव ने अलायंस किया। पप्पू यादव जी के साथ में वंचित का, बाला साहब का भी अलायंस हुआ है। तो वहाँ पर अभी ये 3 जो पार्टियाँ थी जो मुख्तलिफ थी वो इकट्ठे आई हुई हैं। तो अभी उम्मीद करते हैं कि अभी चुनाव का ये पूरा होने के पहले इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो बैरिस्टर साहब भी अगर वो सूझबूझ से उसमें जुड़ जाते हैं तो एक इत्तेहाद वहाँ बिहार में एक अच्छा बन सकता है। चलिए, हम आपको जो है तो नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करते हैं कि भाई बिहार इलेक्शन में जो है तो आप जिस मकसद से जा रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। आमीन। अब हम आते हैं औरंगाबाद की तरफ जी क्योंकि आपको आपकी पार्टी ने यहाँ पर औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए जी ऑब्जर्वर बना के भेजा है। जी तो यहाँ औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में सबसे पहले तो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होगा? जी दूसरा, यहाँ महाराष्ट्र में एक अभी नया तजुर्बा हुआ है, महाविकास आघाड़ी है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। तो क्या आप महाविकास आघाड़ी से जो तो अलायंस करेंगे, या आपने जो पिछला तजुर्बा किया था लोकसभा इलेक्शन में एमआईएम के साथ आप जो है तो आघाड़ी करेंगे, या फिर जो है तो यहाँ के जो दीगर जो लोकल पार्टीज़ हैं, जो छोटी छोटी जमातें हैं, तंजीमें हैं, जो काफ़ी असर रखती हैं, तो उनसे अपना अलायंस करेंगे? किस तरीके से आप ये इलेक्शन लड़ना देखें चाहेंगे? जी, पहले आखिरी सवाल का जवाब पहले मैं आपको दे देता हूँ कि अभी वंचित बहुजन आघाड़ी की ये सोच है कि ऑलरेडी जो छोटी छोटी बहुजनवादी पार्टियां हैं, तकरीबन वो पार्टियों के जितने भी लोग हैं यहाँ जो काम कर रहे थे, वो तकरीबन अभी वो वंचित में शामिल हो रहे हैं या हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो बहुजन वर्ग की छोटे छोटे गट थे वो तकरीबन खात्मे पर हैं और वो पूरी पार्टियां ही जम हो रही है वंचित बहुजन आघाड़ी में। और रही बात मुस्लिम जमातों की, तो ऐसे कोई एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो उनके साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। और अलग अलग पार्टी के जो माजी में कॉरपोरेटर या लीडरान या पोस्ट ले चुके हैं, ऐसे भी कुछ लोग हमारे साथ डायलॉग में हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस किसी पार्टी से होने की बजाय क्यों ना मुसलमानों के साथ ही डायरेक्ट हो जाए। क्यों ना हम एक कौम बोलकर किसी ऐसे पार्टी को साथ दें जो पिछड़े तबकों के इत्तेहाद बनाकर एक इनकलाब करना चाहती है, तब्दीली लाना चाहती है। आज तक की तारीख देखिए,
हमने अगड़े तबकों की लीडरशिप को बेझिझक कबूल किया, जबकि वो तबकों ने हम पे जुल्म किया। जिनको हमने सेक्युलर जमातें बोलकर वोट दिया, उन जमातों का जो कारकिर्द रहा है, मैं आपको याद दिला दूं कि जो कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, 10 साल 2004 से 14 का ये ऐसा अरसा रहा है जिस अरसे में एक इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई तो भी जादुई नाम से सामने आ गया और इस औरंगाबाद के, मराठवाड़ा के और महाराष्ट्र के हज़ारों नौजवानों को दहशतगर्दी के आड़ में जेलों में डाला गया। तो तब कौन सी संघ की डायरेक्ट हुकूमत थी? बीजेपी की नहीं थी, लेकिन संघ की छुपी हुई सपोर्टर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत थी। इसी एनसीपी के गृह मंत्री थे जब औरंगाबाद के अंदर बड़े बड़े वाक़े हुए वाले हैं, नौजवानों को बारूद के साथ गिरफ्तार करने के जैसे एक ड्रामा बनाकर किया। मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस और एनसीपी के जो कारकर्दगी रही है, मुझे लगता है जो मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। सवाल बहुत संगीन है और बहुत ही अहम है, क्योंकि हमको झंझोड़ना पड़ेगा अपनों को। कौम बोलकर हम अपने आप को झंझोड़ने वाले हैं कि नहीं? हमारे हज़ारों नौजवानों को, मेरे नांदेड़ ज़िले से 29 नौजवान जेल में, तकरीबन आज भी जेल में इतने सालों में। तो हम इन इशू के ऊपर हमने अगड़े तबके की लीडरशिप कबूल की है। कांग्रेस में कौन थे? वहाँ पे कोई उलेमा थे क्या? नहीं, तो मैं आपकी वही बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस और एनसीपी जब भी जो तो एनसीपी का जो है तो होम मिनिस्टर रियासत में रहता है, उनकी होम मिनिस्टर के ज़रिए ही जो है तो मुस्लिम नौजवानों को या बेगुनाह जो है तो मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया गया है। आज भी कई लोग जो है तो जेलों में बंद हैं। बेशक। और यही वजह थी कि मुसलमानों ने कांग्रेस और एनसीपी को दूर करते हुए एमआईएम को और वंचित बहुजन आघाड़ी को गले लगाया था। तो भाई आइंदा इलेक्शन में भी मुसलमान ये चाहेंगे कि भाई हमको जो है तो हमारा हक देने वाले, हमारे साथ इंसाफ करने वाली पार्टी के साथ जाएं। तो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या रहेगा? और आप जो है तो जैसा कि आप बतला रहे कि भाई 12% जो है तो हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम जो है तो टिकट देंगे, लेकिन जो है तो पिछले 10-15 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, तो कांग्रेस और एनसीपी की इज्जत सिर्फ मुसलमानों ने ही बचाई है और मुस्लिम कारपोरेटर्स ही जो है तो कांग्रेस और एनसीपी से इलेक्ट होकर गए हैं। बाकी के जो अगर समझिए आप दीगर हमवतन भाइयों के इलाकों का जायज़ा लेंगे तो वहाँ से शिवसेना और बीजेपी जो है तो जीतती आ रही है। तो क्या आप कारपोरेशन इलेक्शन में मुसलमानों को कितने परसेंटेज देंगे? वीबीए के तहत कितने लोगों को जो तो आप कैंडिडेट बनाएंगे? ये आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? जी, मैं 2 मुद्दे आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि डेमोग्राफी के तरीके से अगर देखें तो औरंगाबाद में ऐसा नहीं है कि सारे हमवतन भाई जो है वो कम्युनल लाइन लेकर सेना भाजपा की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक तबका है जो हिंदू समाज का है, जो ओबीसी समाज का है, जो एसी समाज का है, जिनको सेना बीजेपी नहीं चाहिए, लेकिन वो तबके को साथ में लेने का काम आज तक सेना बीजेपी को रोकने की कोशिश करने वाले मुसलमान नहीं कर पाए। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो हिंदू सेक्युलर जहन के हैं, जो सेना भाजपा से उतनी ही नफरत करते हैं, उतनी ही दूरी रखते हैं जितने के मुसलमान रखता है, वही ओबीसी ने, वही हिंदू एसी लोगों ने ही इम्तियाज़ जलील साहब को साथ दिया हुआ है। आपको उस वक्त के जितने सियासी माहिर लोग थे वो बोल रहे थे कि ये सीधा सीधा सेना बीजेपी को जिताने का काम है, एमआईएम की सीट लोकसभा जीत ही नहीं सकेगी। लेकिन वही लोग जो आंकड़े बता कर बोल रहे थे कि लोकसभा में इम्तियाज़ जलील साहब नहीं जीत सकते, वो लोगों ने ही आखिरी में कौन से चमत्कार को माना? जो ये वंचित के हिंदू ने, वंचित के एससी ने, पिछड़े तबकों ने जो सपोर्ट किया था, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो मुसलमानों की दायरे की सियासत जो बल्दिया तक है, सीमित है, महानगर पालिका तक है, इस दायरे के ऊपर ले जा सकता है। तो अब वो वंचित के पास जो पिछड़े समाजों की, ओबीसी हिंदू की एक वोट बैंक है, इस वोट बैंक का तजुर्बा अगर हमको सियासी नुमाइंदगी कामयाबी के लिए करना है तो हमको मुस्लिम बोलकर इन तबके के साथ में, मैं वही मुद्दा बोल रहा था, अगड़े तबकों की लीडरशिप कबूल की, पिछड़ों की लीडरशिप में आने में क्या आप जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाबी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इलेक्शन का जायज़ा लें जी, तो यहाँ पर जो है तो हर्षवर्धन जाधव जो कि बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे के दामाद हैं, वो भी इस इलेक्शन का हिस्सा थे। वो एक आपके जो है तो इलेक्शन के अंदर उन्होंने भी कंटेस्ट किया था और तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है 2,62,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे।
जी। तो एक बड़ा फैक्टर जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब की जीत में उनका भी है। अगर यही वोट जो है तो चंद्रकांत खैरे साहब को चले जाते तो इम्तियाज़ जलील साहब की जीत थोड़ी-सी जो है तो ये हो जाती। तो आप देखिए, जो बतला रहे हैं हाँ, कि बहुजन समाज ने, तो इसमें जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब को हर तबके ने वोट दिया है, इसमें कोई शक नहीं। दिया है ना। आप जो है तो ब्राह्मणों ने भी उनको वोट दिया है, उनको जो है तो दूसरे और जो कास्ट के लोग हैं उन लोगों ने भी वोट दिया है, क्योंकि लोग जो है तो यहाँ पर जो है तो तब्दीली, सियासत में तब्दीली चाहते थे और इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है तो काम कर देखिए, रहा अभी था। उनके कारगुजार सदर का चंद्रकांत खैरे साहब जी। की कारकर्दगी से काफ़ी लोग नाराज़ थे। खुद शिवसेना में भी जो है तो उनकी जो है तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही थी। काजी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर खादरी साहब ने 2-3 दिन पहले वीडियो डालकर ये तस्लीम किया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और मोहतरम प्रकाश अंबेडकर साहब के मदद के बिना हम वो सीट नहीं जीत सकते थे। अब उसके बाद में ये डिस्कशन को कोई ये नहीं, लेकिन दूसरा जो मुद्दा आपने बताया कि वोट डिवीज़न की वजह से हुआ है, वोट डिवीज़न कौन से इलेक्शन में नहीं होता बताइए आप कोई भी लीजिए, हर इलेक्शन में वोट डिवीज़न होता है, हर इलेक्शन में बागी कैंडिडेट खड़े रहते हैं, लेकिन वो बगावत का वोट डिवीज़न का फ़ायदा लेने के लिए जितना जादुई आंकड़ा हमको चाहिए, मुसलमान बोलकर, सिर्फ मुसलमान बोलकर हम अचीव नहीं कर सकते हैं विधानसभा लोकसभा में। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमको डिवीज़न का फ़ायदा, सियासी बगावत का फ़ायदा लेना है तो हमको सिर्फ मुसलमान बोलकर नहीं, दिगर पिछड़े तबकों को साथ लेने के बाद जो जादुई आंकड़ा आएगा। मैं बताता हूं आपको कि अगर यहाँ के महानगर पालिका के चुनाव में अगर सिर्फ ये पिछड़े तबके, वंचित घटक और मुसलमान कौम अगर इत्तेहाद कर लेगी तो यहाँ का जो शिवसेना से बेजार है, आप खाली लोकसभा के लिए बेजार थे क्या? फिरका परस्तों से शिवसेना में भी तो कंटिन्यू उनकी सरकारें आ रही है ना। नहीं, फिरका परस्ती से नाराज़ नहीं थे। पिछले 20 सालों से चंद्रकांत खैरे साहब यहाँ के एमपी हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात है, यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो रास्तों की हालात है, उस वजह से जो है तो लोग उनसे नाराज़ थे। यही और जो है तो महानगर पालिका पे लागू लोग जो है तो उनको जो है तो तब्दील करना चाहते थे, यहाँ पे मीन्स अपना चेहरा महानगर पालिका किसके हाथ में है बताइए, और कब से है? यहाँ पर भी महानगर पालिका जो है तो तकरीबन 25-30 सालों से शिवसेना बीजेपी के इनके हाथों में है, इनके हाथों में है। वो तब्दीली नहीं चाहिए क्या? ये खस्ता हालत नहीं है क्या? हम आपको वो कह रहे हैं कि ये तब्दीली अगर लानी है तब्दीली के लिए तो जो है तो पिछले बारी एक तो कांग्रेस एनसीपी से लोगों की नाराज़गी जी, उसके बाद में जो है तो यहाँ के इन लोगों की कारकर्दगी से लोगों की नाराज़गी, इसीलिए जो है तो एक नया चेहरा समझ के या नई उम्मीद के साथ में जो है तो ग्रीन बेल्ट के जो वोटर्स थे उन लोगों ने जो है तो 25 जो है तो मुस्लिम कारपोरेटर्स एमआईएम की तरफ से चुन कर दिए। उसी तरीके से जो है तो आपके बीएसपी के कुछ कारपोरेटर्स चुन कर आए, आपके जो है तो कुछ एसपी के कारपोरेटर्स चुन के आए, कुछ दलित समाज के कारपोरेटर्स चुन के आए, कुछ आरपीआई के जो है तो 2-3 कारपोरेटर्स चुन कर आए। इंशाल्लाह ये सारे जो छोटे छोटी पार्टियों के बहुजन वर्ग के लोग थे, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये सब वंचित में शामिल हो रहे हैं। डायलॉग चालू है और कुछ दिनों में ही आपको इसके नतीजे भी देखने मिलेंगे। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको यहाँ पर भी एक मैजिक जो लोकसभा में देखने मिला, ठीक है, तब पार्टियों का अलायंस था, आज हम कौम बोलकर अलायंस क्यों नहीं कर सकते? और ये हमारा दीनी फ़र्ज़ भी है कि पिछड़े तबकों की लड़ाइयाँ आप तारीख़ अगर देखोगे तो 7वीं सदी से भी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी पर पिछड़े तबकों की, आदिवासियों की लड़ाइयों की ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे आई है, तारीख़ गवाह है। और उन ज़िम्मेदारियों को निभाना, ये नबियों की उन सुन्नतों पे अमल करना है। पिछड़े तबकों की आवाज़ में आवाज़ मिलानी पड़ेगी। आज हमारी एक बहन के ऊपर जुल्म हुआ है तो खाली एक ही समाज क्यों रास्ते पे आए? हर समाज ने आना चाहिए। कौम बोलकर पिछड़ों के लिए लड़ना, मजलूमों के लिए लड़ना, ये हमारी अव्वल जिम्मेदारी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका में अगर हम ये पिछड़े तबकों के साथ अगर आ जाते हैं तो इसका पहला फ़ायदा तो ये होगा कि ये सेना बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम यही इत्तेहाद कर सकता है। जो लोकसभा में हुआ वो महानगर पालिका में हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखो कि जो वोट रिजर्वेशन किए गए हैं, मैंने अभी जो स्टडी किया तकरीबन 8 से 12 ऐसे वार्ड आए हैं जहाँ मुसलमानों की तकरीबन आबादी है और वो दूसरी और वो एससी के लिए रिजर्व हो गए हैं, वो ओबीसी फीमेल के लिए रिजर्व हो गए। तो अब ऐसे वार्ड के अंदर यहाँ पर जो भी आएगा वो तो एससी कैंडिडेट ही जीतेगा, ऐसे कैंडिडेट जीतेगा। इससे टोटल मुस्लिम कैंडिडेट्स की जो तादाद थी उस पर असर हो सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये तय किया है कि यहाँ हमको अगर ये एतमाद हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। हम चाहते हैं कि अब हम
कम्युनिटी को एक दूसरे को बहुजन वोट डालना शुरू करें। तो जब वंचित के एससी को मुसलमानों के वोटों से जिताना ही है, तो कई ऐसे वंचित वार्ड है जहां वंचित समाजों की तादाद ज़्यादा है, वहां से भी मुसलमानों को अगर उम्मीदवारी दी जाएगी तो माननीय बाड़ा साहब के आदेश के ऊपर वंचित तबकों के वोट तो मिलेंगे, लेकिन वहां पे 25, 30, 40% जो मुस्लिम आबादी के वोटों से हम ये एक इत्तेहाद का एक अलग नमूना यहाँ पे मुमकिन है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश है। और रहा बात की मैनिफेस्टो क्या है, देखिए सड़कों की हालात बदतरीन है, ये मैं खुद अभी घूम रहा हूँ कुछ चक्करों में, तो मुझे पता है। और ख़ास बात है कि उस सड़कों का जो बॉर्डर है, वो एक रास्ते से हम 2 व्हीलर पे आ रहे थे आज, तो इतने गड्ढे थे और अचानक एकदम अच्छी सड़क लग गई। तो मैंने मेरे साथी दोस्त को पूछा, भाई ये क्या फ़र्क पड़ गया ऐसा? तो बोले सर वो बॉर्डर का रोड था, उधर से किराड़पुरा और इधर से सिडको है, वहाँ अपने कॉरपोरेटर है, इधर हमवतन है, तो इतना फ़र्क ये देखने को मिला। बहरहाल सड़कों की ये नहीं है, हम ये मानते हैं कि ख़राब सड़कों में और गंदगी के अंदर हमारी बस्तियाँ पड़ी रही है सालों से, हम आदी हो गए हैं इसके। लेकिन एक बस्ती का डेवलपमेंट सड़क नाली से किया जा सकता है, लेकिन एक कौम का डेवलपमेंट की मिसाल देनी है तो उसके लिए तालीम ज़रूरी है, उसके लिए अच्छे हेल्थ फैसिलिटी ज़रूरी है। जबकि यहाँ पे जितने मुस्लिम इलाके हैं उसमें जो कॉरपोरेशन की, ज़िला परिषद की जो स्कूलें होती है सरकारी, वो स्कूलों का दर्जा जो है वो पहले भी खस्ता था, आज भी खस्ता है। हमारा पहला जो मिशन रहेगा कि हम जो सरकारी स्कूलों के जो हालात है, जो कॉरपोरेशन के स्कूल के हालात है, इसको फोकस करके इसको तब्दील करेंगे और इंशाल्लाह इन स्कूलों के अंदर की तालीम इतनी बेहतर बनाएंगे कि साल 2 साल के अंदर प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, जबकि बजट उतना ही है। प्राइवेट स्कूल में 20,000 पे टीचर काम कर रहा है और महापालिका के स्कूल में 60,000 पे काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे तालीम का दर्जा नहीं है। हाँ, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाना हमारा मेन फोकस रहेगा। आपने देखा कि ये जो वबा की कोरोना की वबा में सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि पुश्तैनी हाल नहीं है, पलंग नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल रही, बेड अवेलेबल नहीं है, ऐसी बहुत दिक्कतें हुई है। तो हेल्थ फैसिलिटी इन पिछड़े तबकों में एक आला दर्जे की होनी चाहिए। हर मोहल्ले में क्लिनिक रहे और सब टेस्ट और दवा गोलियों के साथ मुहैया कराए। हमारे कॉरपोरेटर की शर्त रहेगी कि अगर उसको टिकट चाहिए तो मोहल्ले में ऐसा दफ्तर बनाए कि वो उस वार्ड के अंदर चुन के आने के बाद वहाँ पर हर हफ्ते में कम से कम एक तो जनता दरबार लेना पड़ेगा और लोगों के सवालात के लिए वहाँ आदमी लगाना पड़ेगा, ताकि किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कहीं सिग्नेचर चाहिए, वो सुबह वहाँ लाकर देगा तो दूसरे दिन उसके घर पे वो पहुँचाया जाए। ये छोटी छोटी खिदमतें चाहिए सर। कॉरपोरेशन नाली रास्तों की वार्ड की इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे कोई दिल्ली के मसलों को डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम उन बहकावे में आकर वोट करके हमने अभी जो पिछले तजुर्बे किए उससे कौम को अब बाहर आना होगा और एक ऐसी तब्दीली के लिए इंशाल्लाह कोशिश होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि अच्छी नीयत से हमने आगाज़ किया है तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमें हासिल होगी। आप MCN के माध्यम से औरंगाबाद शहर के वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं औरंगाबाद के तमाम वोटर्स को ये पहली तो अपील करना चाहता हूँ अदब के साथ, हम अच्छी सियासत चाहते हैं तो अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पहले तो सियासत में आना पड़ेगा, सियासी बेदार होना पड़ेगा। और अगर अच्छे लोग सियासत में आएंगे तो उन अच्छे लोगों को मौका भी मिलेगा। हम यकीन दिलाते हैं जो पढ़े लिखे लोग ऐसे जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं और कौम के फलाही के लिए ज़ाती मफाद की कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें। वंचित बहुजन आघाड़ी के अमित भाई हैं हमारे यहाँ पे, योगेश जी बन हैं जिलाध्यक्ष, बकले जी जिलाध्यक्ष हैं, डॉक्टर जमील शहराध्यक्ष हैं और संदीप सिरसाट शहराध्यक्ष हैं। इनको आप मिलिए जाकर, उनको आप बताइए कि आप पढ़े लिखे हैं, आप खिदमत करना चाहते हैं, आपके वार्ड में लड़ना चाहते हैं, हम मौका देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे ग्रुप, अच्छे तबके, नौजवान जो अपने कौम को लेकर फ़िक्रमंद है, अपने समाज को लेकर, चाहे किसी मज़हब के हो, पढ़े लिखे लोगों ने सियासत में आना चाहिए। और वोटर को भी अब धर्म के आधार पर, और अस्मिता धर्म की नहीं होती है, अस्मिता विकास की होती है। और 20-25 साल से आपने हिंदू मुस्लिम के नतीजों में जिन भेड़ियों को लूटने के लिए बिठाया, जो पानी नहीं पिला सकते आपको वक्त पे, उनको आप उठाकर फेंकिए और राष्ट्रीय एकता का नमूना चुनाव में बताइए। ये अपील मैं औरंगाबाद की जनता को करना चाहूँगा। तो नाजरीन, ये थे हमारे फ़ारूक अहमद साहब, जिनका ये कहना है कि आज समाज में सियासी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। आज
हम जो है तो किसी के बहकावे में ना आए, जज्बाती बहकावे में ना आए, बल्कि हमारे शहर की तरक्की का ख़ास ख्याल रखते हुए ऐसे ही उम्मीदवारों को जो है तो आप चुनने की कोशिश करें जो इस शहर को तरक्की की राह पर ले जा सके। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।